नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके हमारे चैनल में एम विद अंकित @32 में। मित्रों, कुछ दिन से आपसे इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा था। उसकी वजह यह है कि मेरे पास जो ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट है वो अभी आ नहीं पाए हैं। हालांकि मैंने ऑर्डर कर दिया है, बहुत जल्द वो हमारे सामने होंगे और मैं आपके समक्ष जो है लाइव आकर सारी चीज़ें बताऊँगा। तो आज का हमारा विषय है कि पढ़े हुए टॉपिक को ज़्यादा दिन तक याद कैसे रखें। बेसिकली किसी भी कंप्यूटर को ये सवाल हमेशा होता है। अगर उसको अपने टारगेट को अचीव करना है तो वह जो टॉपिक पढ़ रहा है, जो सिलेबस पढ़ रहा है, वो जल्दी से जल्दी याद हो और ज़्यादा दिन तक याद रहे। अगर ज़्यादा दिन तक याद नहीं होंगे तो भाई सिलेबस बहुत ही वास्ट होता है हर एक एग्ज़ाम का। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि आप पढ़ते रहते हैं लेकिन वो याद नहीं होते हैं। तो आप भी बोर होने लगते हैं, क्या है ऐसा इसमें कि हमको याद नहीं होता है। और जिसकी वजह से आप एक ही सब्जेक्ट का एक ही पार्ट लेकर बैठे रहते हैं और आप उसी पर फोकस करते हैं, बाकी सब्जेक्ट आपके छूट जाते हैं। तो एक बहुत गंभीर विषय है। मुझे लगता है कि आप अगर इस वीडियो को देखेंगे अंत तक तो आपके इस समस्या का निदान लगभग हो जाएगा। अब इन चीज़ों को दूर करने के लिए अगर आपको स्टडी कर रहे हैं, वह ज़्यादा दिन तक आपको मेमोराइज नहीं हो पाता है कि जैसे आपने एक सप्ताह पहले क्या पढ़ा था। मान लेते हैं इतिहास में आपने एक सप्ताह पहले क्या पढ़ा था, कोई पॉइंट याद आ गया, उस पॉइंट के बीच में क्या था वो आपको याद नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए इसके लिए। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए मैं जनरली 4-5 कॉमन समस्या बताऊँगा जो सारे एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है ना मित्रों। और एग्ज़ाम विशेष में कुछ ना कुछ उसका विशेष ही होता है। जैसे सारे एग्ज़ामों का सिलेबस अलग अलग होता है। आप यूपीएससी, यूपीपीएससी या अन्य पीएससी जो है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, या एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी और पुलिस, यूपी पुलिस या अन्य पुलिस, जो भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, टेट, सुपर टेट, सी टेट, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, सिलेबस सबका अलग अलग होता है। लेकिन स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ें फॉलो ही करनी पड़ेगी जो कॉमन होती है, सारे एग्ज़ामों में एप्लीकेबल हैं। वह क्या है? मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में इस्तेमाल किए हैं। हो सकता है आपको ब्लाइंडली ये फॉलो नहीं करना पड़े, लेकिन आप अगर मेरी बातों को सुनें, मेरी चीज़ों को समझें, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, जो मैं कर रहा था वो जो बता रहे हैं उनमें अंतर है। आप मेरी बातों को कुछ दिन फॉलो कीजिएगा, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ एज इट इज़ फॉलो कीजिए, नहीं ज़्यादा तो हफ्ते खान तो फॉलो ही कर लीजिएगा। तो इससे आपको डिफरेंस समझ में आने लगेगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं, सही आपके लाइफ के लिए सही होती रहें, तो आप इसको फॉलो कीजिए, नहीं तो आप छोड़ दें। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जो बता रहा हूँ ये सही ही है और आप इसे फॉलो भी करेंगे और आपकी लाइफ जो है अच्छी होगी। मेरी ऐसी मंगल कामना भी है आप सभी के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला मुद्दा ये होता है मित्रों कि सबसे जो जेन्युइन सवाल होता है स्टूडेंट्स के लिए कि सर मैं कितना पढूं, ठीक है ना, यानी कि मैं टाइम कितना स्पेंड करूं पढ़ाई पे। तो टाइम के लिए भैया मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता कि आप कितना पढ़ें, लेकिन जनरली आपको, यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपको 4-5 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे। तो कोई भी एग्ज़ाम हो तो एक जीएस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इतना तो होता ही होता है। जिसमें हिंदी नहीं होती उसमें इंग्लिश होता है। तो ठीक है, रीजनिंग आप पढ़ लिए, मैथ भी पढ़ लिए, हिंदी पढ़ लिए, लेकिन अगर इंग्लिश है हिंदी की जगह तो इंग्लिश में आपको बहुत सारे अपवाद हैं, बहुत सारे रूल हैं, ठीक है। लेकिन जो एक जीएस नाम का सब्जेक्ट होता है ये बहुत कंफ्यूज करता है। अब जीएस में क्या पढ़ें? जीएस में एक सब्जेक्ट तो है नहीं, ठीक है ना। तो हालांकि मैं सारे सब्जेक्ट पर भी आऊँगा कि कौन से सब्जेक्ट किस हिसाब से पढ़ें। तो टाइम कितना पढ़ें, टाइम कितना दें? तो टाइम का मुझे मानना है कम से कम आप 5 घंटे से लेकर 6 घंटे तक दें। हालांकि कोशिश आपका ये होना चाहिए घंटे ना होना चाहिए। आप एक टारगेट फिक्स करें पर डे। आप एक टारगेट फिक्स करें कि मुझे इस टारगेट को अचीव करना है। आप उसके लिए, अगर आपका माइंड अच्छा है तो 2 घंटे में पढ़ लेंगे। 2 घंटे में नहीं होता 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, कुल मिला के वो टारगेट अचीव करें। अब ऐसा भी नहीं कि टारगेट आप बहुत बड़ा बना लें जो अचीव ही ना हो, बोरियत महसूस होने लगे आपको।
टारगेट उतना बनाइए जो आपसे हो पाए, लिमिटेड टारगेट बनाइए। जैसे आपको मतलब क्या है कि अब नॉर्मल एग्जाम के लिए आप अगर साइंस पढ़ रहे हैं, डोसेंट पढ़ रहे हैं, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आज मेरा साइंस सब्जेक्ट कम से कम ख़त्म होगा, ना साइंस ख़त्म होगा तो बायोलॉजी तो ख़त्म ही हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर बायोलॉजी भी ना, अब इतना टारगेट छोटा भी मत कीजिए कि आप मज़े लेने लगे पढ़ाई के अलावा और सारी चीज़ें करें, ठीक है। तो टारगेट का मतलब यह है कि आप टाइम का मतलब यह है कि आप जो है पर डे टारगेट फिक्स कीजिए कि मुझे इतना टारगेट अचीव करना है, चाहे वो मैथ का कोई सब्जेक्ट सेगमेंट हो। अब मैथ में मान लेते हैं आप मैथ पढ़ रहे हैं, तो प्रॉफिट लॉस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट में सिंपल कंपाउंड, 2-3-4 चैप्टर कम से कम बनाएं कि मुझे आज 4 चैप्टर ख़त्म ही करने हैं लगा के। तो इस हिसाब से आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें जो है थोड़ा सा सफल बनाने में सहायता करेंगे। प्लस मेरा मानना है कि एक सब्जेक्ट एक ही दिन में ना पढ़ें, सारे सब्जेक्टों के लिए आप घंटे डिवाइड कर लें। इससे क्या होगा, आपका मेमोरी जो है सारे सब्जेक्टों के लिए तैयार होगा, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ें, ठीक है ना। अब जैसे मैथ की बात कर रहे हैं, मैथ आप पढ़ रहे हैं तो मैथ जो है प्रैक्टिस का विषय है। हालांकि सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिस के विषय हैं, लेकिन मैथ और रीजनिंग ये दोनों ही प्रैक्टिस के विषय हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, आप उतने ही अभ्यस्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इस पर क्या करें, प्रैक्टिस। जितना भी आप टारगेट बना दिए हैं मैथ के लिए कि आज जितना मुझे पढ़ना है रीजनिंग के लिए, उतना आप प्रैक्टिस करें। हालांकि मैं सब्जेक्ट का जो बुक होता है, किस पब्लिकेशन है, किस राइटर की कौन सी बुक पढ़नी चाहिए किस एग्ज़ाम के लिए, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। कन्फ्यूजन होती है काफ़ी बच्चों के लिए, मुझे भी हुआ था, कभी मैं भी गया था पढ़ने इलाहाबाद, तो वहाँ किसी से पूछो, हालांकि लोग जल्दी बताते नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो ये होती है, उनको पता नहीं क्या हो जाता है कि ये हमसे ज़्यादा जान जाएगा या हमारा सिलेक्शन हो देगा। हालांकि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। तो वो क्या होता है, अगर वो पढ़ रहे होते हैं तो आप अगर जाएंगे तो किताब बंद कर देंगे तुरंत। मतलब अगर वो जान गए कि आप आ रहे हैं, किताब बंद, और ऐसे वो बना लेंगे अपने आप को कि लगता था अभी सो के उठे हैं, ठीक है ना। और किसी सब्जेक्ट के बारे में बोलो सर इस सब्जेक्ट की कौन सी किताब पढ़ें, तो वो 4-5 राइटरों के नाम बता देंगे। वो कहेंगे सारी बढ़िया है, कोई एक देख लो कौन सी बढ़िया है। तो आप इस उलझन में आ जाएंगे, यार भैया ने बताया 4-5, अब हम कौन सी लें। तब आपको लगेगा हाँ 4-5 पढ़ लो, बाद में डिसाइड करो कौन सी अच्छी है, ठीक है ना। तो ये हिसाब होता है। हालांकि मैं ये सारा डाउट आपको क्लियर कर दूंगा। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आता है कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ें। जैसे मान लेते हैं साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस क्या है आपकी, ऐसा भी कोई रॉकेट साइंस नहीं आता है कि जो आपको दिखाई नहीं दे रहा हो। कुछ भी जो ऐसा आप पढ़ रहे हैं वो सब कुछ आपको विजुअल है, और जो नहीं विजुअल है वो आपके माइंड आपको विजुअल बना देता है, ठीक है ना। जैसे मान लेते बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, अब बायोलॉजी में सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यार सेल तो कॉमन है, बिना सेल की हमारी बॉडी थोड़ी ना बनी है। अगर आप क्या कहते हैं मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर मध्य पश्च ये तीनों मस्तिष्क के पार्ट हैं, कौन सा मस्तिष्क का कार्य क्या होता है, ये आप अपनी आँखों से विजुअल देख सकते हैं। इसके अलावा आप सोच सकते हैं, ठीक है ना। ऊष्मा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कौन सी ऊष्मा कहाँ जाती है। सीधी बात है, पर डे आप देख रहे हैं अपने लाइफ, गुप्त ऊष्मा पता नहीं कैसे लोगों को मतलब समझ में जल्दी नहीं आता है। अरे नहीं समझ में आता है तो जहाँ वाष्प हो वहाँ उंगली डाल दीजिए, एक बार डाल देंगे बाद में वो आपको भूलेगा ही नहीं, एक बार उसके बाद पढ़ने के बाद, ये मेरा वादा है। तो साइंस को इस हिसाब से देखें। अब मुद्दा साइंस के अलावा जैसे सब्जेक्ट है पॉलिटी है। पॉलिटी में क्या है, अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तो पॉलिटी में चीज़ें पर डे चलती है। जैसे इस समय वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव मुद्दा है, तो आपको दिमाग में एक बार पढ़ लिया, उसके बाद दिमाग में आ गया कि हाँ आर्टिकल 53 ये 54 ये कहता है, 60 के अनुसार ये है, कौन से शपथ दिलाते हैं, कौन से सदस्य भाग लेते हैं, इनके जो है मतदान में कैसे होता है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। ये जो दैनिक अपने समाचार पत्र आते हैं या दैनिक जो करंट अफेयर होते हैं या दैनिक कृत्य में आप इसको आमने सामने से देख सकते हैं, तो इसको लिंकअप करें। जियोग्राफी का यही मसला है। जियोग्राफी में आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वादा है आपसे कि भूलेगा नहीं कभी,
बस कॉन्सेप्ट जिसको समझ में नहीं है वो दौड़ता रहे। अरे अक्षांश देशांतर जिसको नहीं मालूम है वो तो ज्योग्राफी कभी समझ में नहीं पाएगा। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से ज्योग्राफी को ध्यान दें। मतलब मैं जनरली बता रहा हूँ कि अक्षांश देशांतर, हालांकि शुरुआत यहीं से होता है। आप यहाँ से अगर करेंगे तो आप चीज़ें देखेंगे कि यहाँ बहुत जल्दी हमको चीज़ों अच्छा विशेष रूप से मैप जरूर ध्यान दें। इतिहास, भूगोल, ये दो चीज़ें आपको पढ़नी है तो मैप और भूगोल का ही एक सब पार्ट है एनवायरनमेंट। इन तीनों चीज़ में मैप आप जरूर ध्यान दें। बिना मैप के आप समझ नहीं पाएंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं तो अगर आप अभी बिगिनर हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के, तो आप सबसे पहले मैप उठाइए, मैप देखिए, मैप को बनाइए। जब तक आप मैप नहीं बना पाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको वर्ल्ड मैप आपको याद होना चाहिए कौन सा कंट्री किसके बगल में है, लेकिन कम से कम इंडिया का पॉलिटिकल और जोग्राफिकल मैप तो याद ही होना चाहिए। और जनरली जितने भी कॉन्टिनेंट हमारे महाद्वीप हैं उनका मैप आपको पता होना चाहिए कि कौन से महाद्वीप के बगल में कौन सा है। बगल का मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब इतिहास का मुद्दा है। देखिए इतिहास क्या है, बहुतों को बहुत उबाऊ लगता है, हो सकता है आप में से किसी को भी लग सकता है। उबाऊ का ये होता है कि इतिहास में दो पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट में कॉन्सेप्ट रहता है जो कि हायर लेवल एग्जाम में पूछा जाता है। मुझे हायर का मतलब इस समय यूपीएससी ही दिख रहा है, जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं देता। बाकी जहाँ तक बात है यूपीपीएससी की, वो भी बहुत कॉन्सेप्ट नहीं देता। डाटा ही डाटा, कौन सा युद्ध कहाँ हुआ। अरे यार हमको नहीं लगता है कि इसको पूछना चाहिए, बाकी आयोग की कुछ मंशा होगी भाई। अब हम तो ये डिसाइड नहीं कर सकते ना कि आयोग क्या करे। तो इतिहास में क्या है, डाटा वाला जहाँ मैटर आ जाता है वो आप लोगों के लिए समझ चुनौती उत्पन्न कर देता है। तो इससे निपटने के लिए आप क्या करें कि आप जो पढ़ें वह आधे घंटे तक पढ़ें। मान लेते हैं इतिहास का कोई भी सेगमेंट, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो आधे घंटे तक पढ़ें। उसके बाद 5 मिनट आंख बंद करें। फिर आप सोचें कि कौन से अधिवेशन में क्या पढ़े थे, कहाँ हुआ था। आपको नॉर्मल एग्जाम के लिए ही चाहिए यही, कौन सा अधिवेशन कब हुआ है, कहाँ हुआ है, हद से अध्यक्षता किसने की थी, इससे ज़्यादा नहीं आता नॉर्मल एग्जाम में, ठीक है ना। बाकी मैं अभी दूसरे पार्ट पर जब आऊँगा तो अच्छे से बताऊँगा क्या होता है। तो ऐसे ही आप सारे सब्जेक्टों पर कर सकते हैं, ठीक है ना। कौन से सब्जेक्ट हो कैसे पढ़ें। अब दूसरा हमारा जो पार्ट है वह यह है कि हम लोग टाइम गैप, है ना, क्या होता है कि कोई सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो हम लोग उसको दोबारा से पढ़ने के लिए हम लोग टाइम गैप बहुत ज़्यादा देते हैं। जैसे मैंने आज इतिहास पढ़ा, अब आज मैं बिगिनर हूँ, आज मैं सिंधु घाटी सभ्यता या मानव उत्पत्ति से मैं इतिहास शुरू कर रहा हूँ और फिर मैं 2 महीने बाद ना 1 महीने बाद, कभी कभी कोई लोग तो 4-4, 5-5 महीने बाद या साल भर बाद उसको दोबारा देखते हैं कि हाँ मानव की उत्पत्ति हुई भी थी, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे कि नहीं थे। तो आप टाइम गैप बहुत देंगे तो एक तो वैसे ही समझ आपको नहीं आता है, और टाइम गैप का ज़्यादा कर दिए तो आपका और भी मुद्दा ख़राब हो गया। तो मेरी सलाह ये है कि सारे सब्जेक्टों को पर डे पढ़ो। टाइम गैप अगर आप पर डे पढ़ेंगे तो आप टाइम गैप बहुत ज़्यादा आपका नहीं हो पाएगा, है ना। तब आप टाइमली आप उसको रिवाइज मार देंगे, और जब टाइमली आपका रिवाइज हो जाएगा आई एम श्योर दैट कि वह टॉपिक आपको कंठस्थ हो जाएगा। और आप कांटे से मान लेते हैं कि आप इतिहास पढ़ रहे हैं, आपने इतिहास पढ़ा, इतिहास आज के बाद आपका जो है फिर सिंधु घाटी सभ्यता पर आपका नंबर 1 महीने बाद आता है, तो दोबारा जब पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा हाँ आएगा कि हमने पढ़ा था कुछ। फिर आप जब दोबारा पढ़ेंगे तो वो टाइम पर जो 1 महीना था वो 20 दिन का आ जाएगा। फिर वो जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो 20 दिन से 15 दिन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम आएगा वो 15 से 10 दिन आएगा। ऐसे करते 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 हफ्ते, 5 दिन, 4 दिन ऐसे आ जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब आपको मात्र रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी महीने भर में, 2 महीने भर में। और एक समय ऐसा आएगा कि मतलब पढ़ाई तो निरंतर करनी चाहिए आदमी को, चूँकि कुछ ना कुछ नया अपडेट होता रहता है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ। और जरा दूसरी चीज़ क्या है, तो टाइम गैप आपको बता दिए, टाइम गैप बहुत ज़्यादा नहीं देना है। तीसरी बात यह है कि हमको कन्वर्सेशन करना चाहिए। किससे? जैसे तैयारी के दौरान
कुछ लोग की मंशा ये होती है कि जो हम पढ़ें दूसरों को ना बताएं, ये हमारी मूर्खता है। अगर आप दूसरों को बताएंगे तो मुझे लगता है कि 10 बार पढ़ने से बेहतर है एक बार किसी के सामने उस चीज़ को प्रस्तुत कर दो। इससे दो चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। पहला तो ये कि आप बता रहे हैं तो आपको चीज़ें याद होंगी। दूसरा ये कि आपका कन्वर्सेशन स्टाइल, द वे ऑफ लैंग्वेज, वो आपका सही हो जाएगा। जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं अपनी भाषा को, वो आपका सही हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपकी जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी काम आती हैं। ठीक है ना। तो आपको क्या क्या करना है मित्रों, कितना टाइम देना है उसके लिए तो मैं बता दिया हूँ। सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है उसके लिए भी मैं अलग अलग स्पेसिफिकेशन बता दिया हूँ। टाइम गैप आपको बहुत ज़्यादा देना नहीं है। और कोशिश करके कन्वर्सेशन कीजिए। कन्वर्सेशन में अगर कहीं आप बाहर रह रहे हैं तो आपके मित्र यार होंगे, रूम पार्टनर होंगे, आप उनसे कीजिए। भले उनको समझ में आता हो ना आता हो, कोई मतलब नहीं। आपको तो आ रहा है ना कि आप तो समझ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, आप उनको बताइए। नहीं सुनने की इच्छा फिर भी बताइए। ठीक, आप मान लेते हैं बाहर नहीं रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, तो घर में किसी बच्चे को पकड़ के बताइए, वो नहीं बैठा दीवार को बताइए। हालांकि लोग आपको हो सकता है पागल समझने, ऐसा नहीं है। आप पागल समझ सकते हैं। अगर आपको पागल बनना है तो बनिए। किस लिए? यहाँ पागल का मतलब क्या है मैं बता रहा हूँ। पागल, ठीक है ना। पा से पाने के लिए, क्या, गा से गतिशील, कब तक, जब तक ला से लक्ष्य तक ना पहुँच जाओ। ठीक है ना। तो पाने के लिए आपको गतिशील होना पड़ेगा। कब तक? जब तक आप लक्ष्य पर ना पहुंच जाओ। तो इस हिसाब के आपको पढ़ना है। और मुझे पूरी उम्मीद है ये चीज़ें आप अगर फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में तो आपके लाइफ में बहुत अच्छा होगा। आपको चीज़ें जल्दी जल्दी याद हो जाएंगी और आप एग्ज़ाम निश्चित तौर पे निकाल लेंगे। और मुझे लगता है कि आप जो है आने वाले टाइम में अपने अन्य जूनियर या अपने सहपाठियों को भी ज़रूर बताएंगे। मुझे लगता है ये चीज़ आप फॉलो कीजिए निश्चित तौर पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, लेकिन मेरा मानना है कि आप मेरी बातों को एक हफ्ता फॉलो कीजिए, ज़्यादा नहीं। हफ्ते 10 दिन, महीने भर फॉलो करेंगे, ये आपकी पूरी लाइफ को बदल देगा। क्योंकि जो चीज़ आप पाना चाहते हैं वो चीज़ आप अचीव कर लेंगे। आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। आपके घर, समाज, परिवार, सब कुछ जो है आपकी तारीफ़ करेंगे। भाई सीधी बात, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी तारीफ़ ही करेंगे, बुराई कोई नहीं करेगा। सिलेक्शन के बाद बुराई कोई नहीं करता आमतौर पे। तो जो मैं बताया हूँ ये सारी एग्जामों पर अप्लाई होते हैं। तो मित्रों, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, लेकिन फिर निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों को बताएं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।